बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 9th का पहला पाठ लेकर आई हूँ, दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आप जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं कि दो बैल हैं, एक का नाम हीरा है, दूसरे का मोती है। इनका जो मालिक है उसका नाम जोरी है। ये इनको चारा डाल रहा है नांद में, खोर में, जहाँ ये चरते हैं उस चरनी पर ये इनको किसी टोकरे से चारा डाल रहा है। तो ये कहानी की शुरुआत है। दोनों बैलों की आपसी मित्रता की कहानी है कि दोनों में कितनी गहरी दोस्ती थी, अपने मालिक से किस प्रकार उनका लगाव था। पढ़ते कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता कि बिना बुद्धि का, बुद्धि से रहित। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का यानी कि बिल्कुल मूर्ख, निरा मूर्ख, बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता, निरापद होता है बिल्कुल, या जिससे कोई डर ना हो या सुरक्षित है। सहिष्णुता होता सहनशीलता ने उसे ये पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि गाय सिंग मारती है। ब्याही के मन ब्याही, जिसने बच्चा दे रखा हो। कोई गाय तो अनायास अचानक ही शेरनी का, सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी कुत्ते को भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा ना सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। बैसाख के महीने में एक आध बार कुलेल का मतलब कलोल का मतलब उछल कूद कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी भी खुश होते नहीं देखा, चाहे किसी भी समय हो। उसके चेहरे पर हमेशा सदा दुख का स्थायी भाव छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वो सारे गधे में चरम सीमा तक पहुंच गए। पराकाष्ठा का मतलब चरम सीमा को, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अपमान, इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए ठीक नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा होती है। भारतवासी ज्यादा सीधे हैं। क्यों अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिए जाते। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुन करके गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आएगा, निपात छाटना है, तो उस निपात की पहचान है ही, भी, तो, तक, ये अव्यय होता निपात है। जैसे अगर वे भी आया है, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो और भी, ही, भी, तो तक जाए हो, वहां निपात होता है। एक्सरसाइज में देखेंगे हम। जापान की मिसाल सामने है कि एक ही विजय ने, यहाँ भी निपात, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य का मतलब गिनने योग्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, वह है बैल। जिस अर्थ में गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया का ताऊ का प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ मुहावरा है निरामूर्ख। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, पर मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में मारता है, और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। और रीतियों का मतलब कई तरीकों से, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। कहानी शुरू होती यहाँ से। झूरी और काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई यानी कि पश्चिम जाति के पशुओं की नस्ल है। ये पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील शरीर में ऊंचे, बहुत दिनों तक साथ रहते थे। दोनों में भाईचारा हो गए। दोनों आमने सामने या पास बैठे हुए एक दूसरे को मुख भाषा में विचार विमर्श करते, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था ये हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित, अर्थात मनुष्य में वो शक्ति नहीं है जो इन जानवरों में है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते नहीं बल्कि मजाक से, अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में गहरी मित्रता होती ही धोल धप्पा होने लगता है, वैसे ये भी करते। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हलिया गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला कर झूमते, उस वक्त हर एक की ये कोशिश होती कि मेरी गर्दन पर ज्यादा बोझ रहे, कहीं मेरा दोस्त दुख ना पाए। दिन भर के बाद दोपहर को, संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी सारी थकान मिला लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने पर, खोर में जहाँ ये चरते हैं, खली भूसा पड़ जाने पर दोनों साथ उठते, एक साथ खोर में मुंह डालते, एक साथ बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। एक नाद में मुंह डालता खाने के लिए तो दूसरा भी खाना शुरू कर देता। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया।
अपने साला गया के हाथ दोनों बैलों को बेच दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा या बुरा इस बात को तो कौन जाए, पर कौन जाने झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी, दुखी हो गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया रस्सी पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते, पीछे खिंचा जाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने वाणी दी होती तो वे झूरी से अपने मालिक से पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और करवा लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत की? तुमने जो खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ, इस अत्याचारी के हाथ तो क्यों बेच दिया? उसको गया को दिया था ना, अपने साले को दिया था, तो उन्होंने सोचा कि बेच दिया इसके हाथ। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में खोर में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, दुखी हो रहे थे। उन्होंने जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था आज उनसे छूट गया। झूरी का घर, गया के घर आगे नया घर था, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से कान की तरफ टेढ़ी नजर करके देखा और लेट गए। जब पूरा गांव में सोता पड़ गया, दोनों जोर मारकर पगे खुट्टे तोड़ा डाले, घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, ये अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी खोर पर खड़े हैं। दोनों के गर्दन में आधी आधी रस्सी लटक रही है। दोनों के घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह था, विद्रोह भी था, दुखी भी थे कि तुमने क्यों भेजा, विरोध भी था और प्यार भी था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद होगा, खुश हो गया। दोनों को दौड़ करके गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन चुम्बन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था, बड़ा ही सुंदर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना पहले कभी ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय कर लिया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी लेकर के आया। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे बोला हाँ, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, ये उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद विरोध किसी करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने दोनों बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम नहीं किया, वहाँ खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये आरोप सहना आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा कि बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी को यानी कि और तो सभी केवल पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो भागते क्यों? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर काम भी लेते हैं, जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खलीज और चोकर मिलता है। सूखे भूसे की सिवाय इन्हें कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी आदेश, इनके कड़ा आदेश, सख्त आदेश दे दिया गया कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फाका, ना कोई चिकना ना कोई रस, क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे कि कोई आएगा देगा। झूरी ने मजदूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डालता बे? बोला मालकिन मुझे ही मार डालेगी। बोला चुरा कर डाला? नहीं दादा, पीछे से तुम उन्हें किसी कहोगे, अगर तुम ही कहोगे कि मैंने तो नहीं कहा था। कहानी का पहला दृश्य खत्म हुआ। दूसरा देखिए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता कि अब की देखूंगा कैसे भागेंगे। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाली। वह ज्यादा सहनशील था। हीरा सहनशील था, मोती गुस्सेल ज्यादा था। संध्या समय घर पहुंचकर उससे दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा, कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, और लेकिन झूरी वाले बैलों को सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान, ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। झूरी ने फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार, जैसे जानवरों को पशुओं को बोलते हैं, ऐसे टिटकार पर दोनों उड़ने लगे। यहाँ मार पड़ी। आज सम्मान की व्यथा, एक तो बेइज्जती हो रही थी और उस पर मिला, ऊपर से क्या मिला? सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई, कोर की तरफ। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, चलेंगे नहीं। वह मारते मारते थक गया, दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब निर्दिन हीरा की नाक के ऊपर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट पट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में नहीं आते, भाग खड़े होते। हीरा ने मुख भाषा में कहा कि भागना बेकार है। मोती बोला तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी।
अब की बड़ी मार पड़ेगी, बोला पढ़ने तो बैल का जन्म लिया तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां। मोती बोला कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। बोला हीरा बोला नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं तो 1-2 को तो मैं भी गिराऊंगा, नहीं हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में अटक कर रह गया पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल ये हुई कि उस वक्त उसने मारपीट नहीं की, न तो मोती भी पलट जाता। उसके तेवर देख करके उसके सहायक जो उसके गया के साथ आए समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसला था, मगर कि सही है ठीक है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने चले गए। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली, दोनों के मुंह में दे करके चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती थी, पर दोनों के हृदय को जैसे भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उसे इन बैलों से भी अपनापन प्यार हो गया था, अपनापन आया था। देखो इस चित्र में देखो, ये हीरा है, ये मोती है, ये उनकी जिसमें चारा डालते हैं वो खोर है, और ये जो लड़की है भैरव की लड़की थी। लड़की को इससे इतना अपनापन आया कि वो दोनों बैलों को 1-1 रोटी खिलाने लगी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वहाँ बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद से बरकत थी कि दोनों 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कब तो नहीं सहा जाता, हीरा क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो ये प्यारी लड़की जो मैं रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। अगर तूने मार दिया तो ये मर जाए, मालिक मर जाएगा, बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो ये मालकिन को क्यों ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुमको तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, तब बताओ तोड़ाकर भाग चले। हाँ ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? बोले इसका भी एक तरीका है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा डालेंगे, फिर एक झटके में झटका मारेंगे तो ये टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते, ना टूटी। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई प्यार से। उसने अपने उनके माथे सहलाए, बोली खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसके गराम रस्सी खोल दी गई, दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा चले तो, लेकिन इस अनाथ पर क्या मुसीबत आ जाएगी, सब लोग इसी पर शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि रास्ते का पता ही नहीं था। जिस जानकार रास्ते से आए थे यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा कि मालूम होता कि राह भूल गए, तुम तो बेता आशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम तो अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह कराहट ले रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिला, एक दूसरे को धकेलने लगे। मोती ने हीरा को एक कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि खाई में गिर गया तो उसे गुस्सा आया, संभल कर उठा, फिर से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। पाठ का तीसरा दृश्य देखिए। अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला रहा है। हाँ गुस्से में, हाँ सांडी है। वो सामने आ पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सब पूरा सांड पूरा हाथी है, इससे उससे भिड़ना तो जान से हाथ धोना, मुहावरा है, मर जाना है। लेकिन ना भिड़ने पर भी कौन सी जान बचती नजर आती है। इन्हीं की तरफ भी आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू रिक्वेस्ट तो मानेगा नहीं, आरजू विनती तो नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चले? बोले भागना तो कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 हो जाता है, 9-2-11 होना मुहावरा है, भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगे दूंगा, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में पीछे से पेट में सींग उछेड़ देना। जान जोखिम में है, पर कोई दूसरा तरीका नहीं है।
दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, वह एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उसके उस्ताद थे, उसे वो अवसर नहीं देते थे। एक बार सांड जलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में फिर सिंह चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा लो फिर सोचते हैं। सामने मटर का खेत था ही, पहले भी चरे थे। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेंढ पर था, खेत की मेंढ पर था, निकल गया। मोती पानी दे रखा था, खेत में कीचड़ थी, सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, वो पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि साथी तो संकट में है, वो वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और काजी होश में बंद कर दिया। पाठ का चौथा दृश्य देखिए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा वास्ता पड़ा कि सारा दिन बीत गए, खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था कि कैसा स्वामी है, इसे तो गया बहुत अच्छा था। वहाँ कांजी होश में कई भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने ना चारा था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, इतने कमजोर हो गए थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या पेट भरता। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला उठी। मोती से बोला कि अब तो सहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता कि यहीं प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए, जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ करके दीवार पर चोटें की, हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी उसका चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हाजिरी क्यों ली जाती थी प्रश्न आएगा। क्यों? क्योंकि वो कच्ची थी दीवारें, कभी कोई जानवर भाग गया हो या वो उसमें दीवार के नीचे दब के मर गया हो। हीरा का उजड़पन देख उसने उसके कई डंडे रसीद कर दिए, मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते पर भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और भी बंधन में बंध गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं, 2-4 दिन और यही आ रहा है तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो ये दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो दीवार आधी गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, सचेत हो गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, तो फिर पकड़ ली जाए तो क्या हरज, अभी तो भागने का मौका है, हमें तो डर लगता, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी खड़े सोच रहे थे भागे या ना भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद तुम कहीं भेंट हो जाए, कहीं मिल जाएंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम तुम इतने दिनों से एक साथ हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़ करके अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, अगर उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाल दिया, तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों जैसे खलबली मच गई। इसके लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई से और भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया।
पाठ का 5वां दृश्य देखिए। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तिनका भी नहीं खाया। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां हड्डी निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी गुड़गुड़ी बजने लगी। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी इकट्ठे हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। ऐसे मरे मरे बैलों को कौन खरीदेगा। अचानक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर थी, आया दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देख करके अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, कि उन्हें इस बारे में कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को डरी हुई आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया कि घर से बिना मतलब आगे जान नहीं बचेगी। मोती ने श्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते भगवान सबके ऊपर दया करते, हमारे ऊपर भी क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी डर से। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा सा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में यानी खेत में चलता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा, पागुर पैर से अपने मुंह को सहलाना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बंदी बनाए, किसी के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि तो परिचित रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीज नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ले जाने देगा। वही से मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बाती कुल्ले लेने कलोल क्रीड़ा करने लगे। करते हुए घर की ओर उछलते कूदते दौड़े, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए, खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चलाता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप सेक रहा था। दोनों बैलों को देखते हुए दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ दी। जूरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से लेकर आया हूँ, नीलाम करवा कर लेके आया हूँ। मैं तो समझाऊं, चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत ही है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे हटा, दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। पर दड़ियल का रास्ता देख रहा था कि दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजय शूर की बात उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, हंसते थे। जब दड़ियल आकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसको मार ना बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे नहीं छोड़ता। अब नहीं आएगा तो दूर से खबर लूंगा। देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। थोड़ी सी देर बाद नांदों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। गांव में उत्साह जैसा माहौल था। उसी समय मालकिन ने आकर के दोनों को माथे चूम लिए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर डालें कि कहानी एक ही रीडिंग में समझ आई या नहीं।